दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है MNT क्लासेज में। आज अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में या तो आए हुए हैं या आने की पूरी संभावना है। इससे क्वेश्चन रिपीटेड होने की पूरी संभावना है, तो आप इन्हें देखकर ज़रूर जाए फर्स्ट ईयर ITI हेतु और सभी एग्ज़ाम हेतु, हालांकि ये महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? पहला ही प्रश्न अपने को बोला गया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है तांबे का। तो हमेशा अपन देखते हैं इसका आंसर सी ऑप्शन की ओर जाएंगे अपन, 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। हालांकि यदि सीधा सा इस प्रकार न देकर सीधा इस प्रकार लिखा होता है कि 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, तो ये भी अपना आंसर करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि जाएँ तो 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर अपना करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती पूछा है। यदि समानुपाती पूछता तो सीधी से अपन जानते हैं रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती पूछा है। प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है, तो रेजिस्टेंस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की ओर जाएंगे, डी ऑप्शन की ओर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में अपने को कहा गया है, जो कि अभी कल ही के एग्जाम में आया है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा राइट आंसर इल्यूमिनेंस, जिसे अपन प्रदीप्ति कहते हैं। और जिसका मात्रक अपन, यदि इसका मात्रक पूछ लिया जाता है तो लक्स होता है इसका मात्रक। तो इल्यूमिनेंस समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को संदर्भित करता है, जिसका हिंदी वर्जन यदि कहा जाए तो प्रदीप्ति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने पास है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तंतु मतलब फिलामेंट जिसमें लगा हो, उस बल्ब में या किसी कोई भी चीज़ में जहाँ फिलामेंट लगा है, तंतु लगा है, उसका कार्यकारी तापमान कितना होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कार्य करना शुरू करता है? तो डी आंसर की ओर जाएंगे अपन, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या होता है? अनुमत रिसाव मतलब कि लीकेज करंट के बारे में पूछा गया। अंग्रेजी में सीधा सा लिखा हुआ है लीकेज करंट। तो घरेलू वायरिंग में लीकेज करंट का मान कितना होता है? तो डी आंसर की ओर जाना है अपने को। 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए यह लीकेज भार का, पूर्ण भार का। तो डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विविधता गुणांक। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, अगली शिफ्ट में, यदि यहाँ अगली शिफ्टों में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। विविधता गुणांक जिसे अपन अंग्रेजी में डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो अपने को हमेशा सी ऑप्शन की ओर जाना है, मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉल लोड। मतलब कि कितना एक्चुअल में लोड लगा हुआ है और कितना वहाँ इंस्टॉल किया गया है। तो डी ऑप्शन की ओर जाना है अपने को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? पावर परिपथ दो प्रकार के, इस प्रकार का परिपथ होता है, एक होता है पावर और एक होता है लाइट एंड फैन परिपथ। अब IE का फुल फॉर्म भी याद रखना है, कई बार हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी होता है IE का फुल फॉर्म। पावर परिपथ पूछा है तो हमेशा पावर परिपथ के लिए यदि पॉइंट बिंदुओं की संख्या पूछी जाए तो हमेशा 2 होनी चाहिए, लेकिन यदि वाटेज पूछा जाए तो 3000 वाट अपना आंसर करेक्ट होगा। यदि यही इस प्रश्न का आंसर डी राइट हो जाएगा। लेकिन यदि लाइट एंड फैन अगले शिफ्ट में यदि लाइट एंड फैन आ जाए तो वहाँ पर अनुमत बिंदुओं की संख्या तो 10 होनी चाहिए और वाटेज जो है 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम, सीधा सा पूछा गया कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का साइज़ क्या होना चाहिए सिंगल फेज के लिए? तो हमेशा ये 1.5 स्क्वायर mm का
होना चाहिए, 1.5 स्क्वायर mm का होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस विधि का अपन प्रयोग करते हैं? एकल स्पर्श विधि से, दोहरी स्पर्श, विभाजित स्पर्श, इन तीनों विधियों से केवल उसमें कुछ गुण आ सकते हैं लेकिन परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकता, और हमेशा ये प्रेरण विधि ही अपन काम में लेंगे। और कई बार पूछ लिया जाता है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी सप्लाई प्रयोग करते हैं, तो वहाँ अपना आंसर होता है डीसी सप्लाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि घुमावों के बीच दूरी बढ़ती है तो इंडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर अपना आंसर होगा ए ऑप्शन की ओर जाना अपने को, बढ़ेगा, क्योंकि टर्नों की संख्या में यदि पहले इस प्रकार था और यदि इनके बीच की दूरी बढ़ती है तो वायर का आकार भी बढ़ेगा, वायर का आकार बढ़ने से इसका प्रेरण का प्रभाव भी बढ़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने को कहा गया है, परमीयंस की इकाई क्या है? परमीयंस की इकाई के बारे में पूछा गया है, उसका मात्रक यूनिट के बारे में पूछा गया है। अब परमीयंस रिलेक्टेंस के विलोम होता है। परमीयंस क्या होता है? रिलेक्टेंस के विलोम होता है। जैसे चालकता रेजिस्टेंस के विलोम होती है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में, जिस प्रकार विद्युतीय परिपथों में चालकता रेजिस्टेंस के विलोम अनुपाती होती हैं, उसी प्रकार परमीयंस जो है रिलेक्टेंस के विलोम अनुपाती होता है। रिलेक्टेंस के बारे में यदि पूछ लिया जाता है तो रिलेक्टेंस का प्रतीक RM होता है और उसका मात्रक जो होता है RM, यदि सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो RM बराबर, एक मिनट, RM बराबर होता है FM/φ। FM होता है चुंबकत्व वाहक बल। ये भी ध्यान रखना है कि चुंबकत्व वाहक बल का प्रतीक FM होता है या MMF जिसको अपन कहते हैं। तो FM का मात्रक होता है एम्पियर टर्न और बट्टा का चिन्ह और वेबर, फ्लक्स को हमेशा वेबर में इंगित करते हैं, तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये किसका होता है? रिलेक्टेंस। लेकिन अपन देख रहे हैं कि परमीयंस जो है रिलेक्टेंस का उल्टा होता है, तो हमेशा अपने को इसका मात्रक भी उल्टा कर देना, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो अपन बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा यदि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है? एरिया जो है दोगुना हो जाता है। जैसा कि पहले पूर्व क्वेश्चन में भी देखा कि रेजिस्टेंस जो है यदि लंबाई बढ़ा दी जाती तो उसी अनुपात में बढ़ जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलोम अनुपाती होता है। यदि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो दोगुना हो जाता है तो रेजिस्टेंस जो है दोगुना हमेशा कम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? मतलब कि अपने को मैक्सिमम अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु कोई प्रोटेक्शन देना है तो उसके लिए क्या चीज़ देंगे? तो हमेशा अपने को डी ऑप्शन की ओर जाना है। डी ऑप्शन रिवायरेबल फ्यूज़ के लिए, जिसे पुनः तार अपन बांध सकते हैं जिस फ्यूज़ पर, वही प्रयोग करना है। कई बार HRC फ्यूज़ का फ्यूजिंग फैक्टर पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। HRC की फुल फॉर्म हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, HRC की फुल फॉर्म होती है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, और इसका गुणांक जो है फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है 1.11, ये भी याद रखना है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग होता है? तो विस्तार लाइन है, जो लंबी लाइन है, उसके लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन की ओर अपने को जाना है, बेयर कंडक्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ डायग्राम नुमा है। इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। एक्स भाग, जो यहाँ जो भाग होता है उसका नाम पूछा गया है, तो इसका नाम हमेशा, जो ये वाला पार्ट होता है ये हील कहलाता है अपना। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, हील। यहाँ जो भाग होता है छल्लाकार आकृति का, उसे अपन फेरूल कहते हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि रेती की लंबाई कैसे मापते हैं, तो याद रखना टिप से हील तक उसका आकार मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस औजार का नाम क्या है?
औजार का नाम पूछा गया है। अब जनरली यदि अपन देखें तो ये कैलीपर है, लेकिन किस प्रकार का कैलीपर है, तो अपन ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, जेनी कैलीपर, जिसका अन्य नाम है ओड लेग कैलीपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। मतलब कि ट्रांसफार्मर कोर में कितना कितना परसेंट मिला होता है स्टील और सिलिकॉन स्टील। सिंपल सा याद रखना, स्टील की मात्रा अधिकतम होती है और सिलिकॉन स्टील की मात्रा कम होती है। सिलिकॉन एक अर्धचालक कैटेगरी में अपन उसको रखते हैं, तो स्टील की मात्रा 93% होती है और सिलिकॉन की मात्रा 7%, कम मात्रा में सिलिकॉन रखा जाता है। तो सी ऑप्शन की ओर अपन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। हीटिंग एलिमेंट के बारे में पूछा गया है, जो कि गर्म करने वाला तार होता है। तो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए अपन हमेशा नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। यदि यही बल्ब के लिए पूछ लिया जाता तो बल्ब के लिए टंगस्टन का हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। संवेदनशीलता की इकाई पूछा गया, सेंसिटिविटी की मात्रक क्या होता है। तो हमेशा ओम प्रति वोल्ट, बी ऑप्शन की ओर अपने को जाना है, ओम प्रति वोल्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि ऊर्जा मीटर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऊर्जा मीटर की डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है। मतलब कि कोई लोड भी नहीं जुड़ा हो उससे, उसके बावजूद भी उसकी चकती का घूमना एनर्जी मीटर का, तो हमेशा क्रिम्पिंग एरर कहलाता है। वो बिना त्रुटि, बिना किसी लोड के भी घूमना क्रिम्पिंग त्रुटि। कई बार इसका जो है निवारण पूछ लिया जाता है। ये तो एक दोष है, फॉल्ट है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो जो उसकी चकती होती है उसको दोनों ओर छेद कर दिया जाता है। इस प्रकार शक्ति होती है उसके दोनों ओर छेद कर देते हैं, तो उससे ये त्रुटि की संभावना कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। चमकदार प्रवाह की इकाई मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में पूछा गया है। ल्यूमिनस फ्लक्स, यदि केवल ल्यूमिनस पूछा जाता तो केवल ल्यूमिनस प्रदीप्ति पूछा जाता तो अपना आंसर हो जाता लक्स। लेकिन ल्यूमिनस फ्लक्स पूछा है, चमकदार प्रवाह पूछा है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाता है अपना बी, ल्यूमेन। तो बी ऑप्शन की ओर जाना है, ल्यूमेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चमकदार दक्षता की इकाई क्या है। चमकदार दक्षता मतलब ल्यूमिनस एफिशिएंसी, तो उसको हमेशा ल्यूमेन प्रति, डी ऑप्शन की ओर जाना है अपने को, ल्यूमेन प्रति वाट में मापन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। प्रति यूनिट ठोस कोण, अब इसमें कई शब्द आ रहे हैं। एक आ रहा है ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। यदि सिंपल सा कोण पूछ लिया जाता तो रेडियन में, और ठोस कोण का स्टेरेडियन में। और यदि इसका प्रतीक पूछ लिया जाता तो ओमेगा से अपन प्रतीक दर्शाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का अपन को पूछा गया है, चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत द्वारा। प्रति यूनिट में पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा चमकदार तीव्रता, या जिसे अपन प्रदीप्ति तीव्रता, डी ऑप्शन की ओर जाना है अपने को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ AWG, मतलब AWG का विस्तारित रूप पूछा गया। कई बार SWG का आता है, कई बार AWG का आता है। SWG का होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जबकि AWG ये अमेरिकन वायर गेज है। अमेरिका का एक स्टैंडर्ड पैमाना है, उसे अमेरिकन वायर गेज कहते हैं। ए ऑप्शन की ओर जाना है। यदि SWG आए तो स्टैंडर्ड वायर गेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमेशा याद रखना है, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभवपात विधि, या अपन कह सकते हैं वोल्टेज गिरने की विधि पर कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ECC का विस्तारित रूप क्या है। ECC मतलब कि अर्थिंग से संबंधित है, सीधा सा दिखाई दे रहा है अर्थिंग से संबंधित है। लेकिन क्योंकि अपने पास चारों ही ऑप्शन अर्थिंग से संबंधित है, तो हमेशा इसका आंसर याद रखना है। ECC की फुल फॉर्म अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, बी ऑप्शन की ओर अपने को जाना है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन,
कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? कंड्यूट पाइप को इस प्रकार होता है, उसको मोड़ने के लिए, घुमाव देने के लिए अपने हमेशा हिक्की नामक औजार का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमसीबी का विस्तार क्या है? एमसीबी का पूर्ण रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हमेशा ध्यान रखना है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, कंट्रोल करंट नहीं होता है। बी ऑप्शन की ओर अपने को जाना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी का पूछ लिया जाता है कई बार, तो वहाँ हो जाता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है? सुरक्षित मोड़ने के लिए अपने को पीवीसी नली का अधिकतम आकार पूछा गया है। ये स्टैंडर्ड आंकड़ा है, हमेशा याद रखना है, 25 mm होता है इसका अधिकतम आकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करना है तो कितने मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट स्विच की प्रयोग अपने को करना है? तो हमेशा जितने स्थानों से अपने को कंट्रोल करना है, 3 अलग अलग स्थानों से, उससे एक कम हमेशा इस प्रकार का स्विच प्रयोग करना है, तो 2 स्विच अपने को प्रयोग करने पड़ेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्यवर्ती स्विच के लिए पूछा गया है, तो हमेशा 2 स्विच से बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है? तो हमेशा ये याद रखना, स्टैंडर्ड आंकड़ा है ये भी 1.4। इसका आंसर हो जाएगा अपना बी आंसर, बी ऑप्शन की ओर जाना है अपने को, 1.4। यदि यही HRC के बारे में पूछ लिया जाता तो अपना आंसर हो जाता 1.11। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक अंग्रेजी में कहते हैं ECE, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो ये भी याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE का फुल फॉर्म होता है। और अब बात करें इसकी, तो इसका प्रतीक होता है Z। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, और कई बार इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो सूत्र करना Z बराबर MIT, सूत्र अपने को लिखना है Z बराबर MIT। M होता है द्रव्यमान, I धारा, और T लिया गया समय। यहाँ अपना आंसर अपन जाएंगे डी ऑप्शन की ओर, 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम, डी ऑप्शन की ओर अपने को जाना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? आवेशन मतलब कि चार्जिंग के दौरान अपने को पूछा गया है। चार्जिंग के दौरान हमेशा धनात्मक प्लेट जो है, चार्जिंग के दौरान हमेशा धनात्मक प्लेट PbO2 लेड पेरोक्साइड की बनती है, और ऋणात्मक प्लेट जो है स्पंजी लेड की होती है। चार्जिंग के दौरान हमेशा यही याद रखना, चार्जिंग के दौरान, जबकि डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों ही प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती है। डिस्चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग के दौरान धनात्मक प्लेट जो है लेड पेरोक्साइड और ऋणात्मक प्लेट स्पंजी लेड की, जबकि डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों ही प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? लिथियम सेल का निर्गत आउटपुट वोल्टेज के बारे में पूछा गया है। लिथियम सेल जो कि अपन मोबाइल बैटरी वगैरह में यूज़ करते हैं लिथियम सेल, तो जो मैक्सिमम अपना 2.5 वोल्ट होता है, एक्चुअली में इसका मान जो है 3.5 वोल्ट तक होता है, लेकिन अपने पास ऑप्शन अधिकतम 2.5 ही है, तो 2.5 वोल्ट ही अपने को करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई गई है? कम समय में उच्च दर पर मतलब कि समय कम और चार्जिंग की रेट जो है, दर है, वो उच्च रखनी है, तो हमेशा इस प्रकार की कंडीशन को बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। यदि यही पूछ लिया जाता है जस्ट इसके विपरीत कि अधिक समय में, यहाँ कम की जगह अधिक समय होता और यहाँ पर उच्च दर की जगह निम्न दर होता, तो वहाँ पर अपन करते सी ऑप्शन की ओर जाते ट्रिकल चार्जिंग। फिलहाल अपना आंसर हो जाता है यहाँ पर बी, तो उस कंडीशन को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? बैटरी की क्षमता के बारे में पूछा गया है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी। यदि बैटरी ना होकर यहाँ पर द्वितीयक, कई बार
द्वितीयक सेल भी लिख दिया जाता है। द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल, कोई भी सेल के बारे में पूछा गया हो हमेशा AH में ही अपन बैटरी की क्षमता मापते हैं। लेड एसिड सेल के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो हमेशा उसकी AH क्षमता अपन AH में ही मापते हैं, एम्पियर आवर। AH क्षमता जो है लेड एसिड सेल की बात करें तो 90 से 95% तक होती है, मतलब कि मैक्सिमम होती है। और यदि यही अपन AH की जगह AH होती है 90 to 95, यदि WH दक्षता पूछ लिया जाता है वाट आवर तो ये हमेशा कम होती है 80 से 85%, 80 से 85%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 5S के बारे में पूछा गया है, जो कि एक स्टैंडर्ड है। 5S के बारे में, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो स्टैंडर्डाइजेशन हमेशा चौथे चरण को दर्शाता है, तो डी ऑप्शन की ओर अपने को जाना है। अगला क्वेश्चन, कौन से प्लायर का उपयोग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इजी भी है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो तार के हुक मतलब कि गोलाकार आकृति में हुक बनते हैं हमेशा, लूप गोलाकार बनेंगे तो हम अपन राउंड नोज प्लायर काम में लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पिंसर का प्रयोग क्या है? पिंसर का प्रयोग हमेशा पिंसर से अपन कीले निकालते हैं, लकड़ी में से पिन या कीले निकालना, कील निकालना, और कला हैमर भी आ सकता है, तो कला हैमर भी कील निकालने के काम में आता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है अपने को, तो ये हमेशा आवश्यक चिन्हों की कैटेगरी में आता है, मैंडेटरी साइंस में। पहला ए ऑप्शन की ओर अपने को जाना है। अगला क्वेश्चन, मोटराइज छेनी का क्या उपयोग है? मोटराइज छेनी का उपयोग, छेनी मोटराइज के बारे में पूछा है तो बी ऑप्शन की ओर जाना है, लकड़ी में से आयताकार छेद करने हेतु मोटराइज छेनी अपन प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ज्यावक्रीय एसी मतलब साइन वेव के बारे में पूछा गया है। ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? फॉर्म फैक्टर का मान कितना होगा? तो हमेशा ये 1.11 होता है, फॉर्म फैक्टर का मान 1.11, बी ऑप्शन की ओर जाना है अपने को। चलते हैं अगले क्वेश्चन, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होता है? समांतर परिपथ में पूछा गया, पैरेलल सर्किट में रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस, तो हमेशा ये ससेप्टेंस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ससेप्टेंस का कई बार मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो ससेप्टेंस और चालकता दोनों का ही मात्रक जो है महो होता है, ओम का उल्टा महो, इस प्रकार का सिंबल बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितने का होता है? सिंगल फेज के बारे में पूछा जाए, 2 फेज या 3 फेज। सिंगल और 2 फेज में कॉमन होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कलांतर होता है दोनों वाइंडिंग में। 3 फेज में यही 120 डिग्री पर आ जाता है। प्रश्न में सिंगल फेज के बारे में पूछा गया है तो अपना ये आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कोई और। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? रिएक्टिव पावर पूछा गया। एक्टिव, रिएक्टिव और एपरिएंट 3 प्रकार की पावर होती हैं, लेकिन रिएक्टिव के बारे में पूछा गया है तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला हो जाता है अपना, डी आंसर की ओर जाएंगे, डी ऑप्शन की ओर, पी आर बराबर वी आई साइन पाई, वोल्टेज, धारा और साइन थीटा। यही यदि एक्टिव पावर पूछ लिया जाता है तो कोस थीटा की ओर जाते, और सिंपल सा आभासी पूछ लिया जाता है तो वी आई के बारे में वी आई कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अचुंबकीय मतलब कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ पूछा गया है। अंग्रेजी में ज़रूर पढ़ लेना, इस प्रकार के प्रश्नों में गलतियों की संभावना होती है हिंदी टाइपिंग मिस्टेक के लिए। तो पैरा 3 प्रकार के होते हैं, फेरा और डाया। फेरो की इकाई से बहुत अधिक होती है चुंबकशीलता, फेरा की इकाई से कम होती है, और डाया की जो है इकाई से बहुत कम होती है, इकाई से इसकी थोड़ी अधिक होती है फेरा की। अब इसका एग्जाम्पल पूछा गया है कि कौन सा है, तो हमेशा पैरामैग्नेटिक में वायु आता है, एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है, आदि एग्जाम्पल इसी के हैं। तो पैरामैग्नेटिक का यहाँ पर एग्जाम्पल वायु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? डायामैग्नेटिक का एग्जाम्पल पूछा गया है, अंग्रेजी में ज़रूर पढ़ लेना है। डायामैग्नेटिक का एग्जाम्पल पूछ लेना है। डायामैग्नेटिक वो पदार्थ होते हैं
जो चुंबकीय गुणों में वृद्धि ना करके उल्टी उसमें कमी कर देते हैं। तो इस प्रकार का ऑप्शन अपने को ये दिखाई दे रहा है, लकड़ी। और यदि एग्जाम्पल पूछे तो बिस्मित, जल और एंटीमनी। बिस्मित, जल और एंटीमनी भी इसी के एग्जाम्पल है। जल कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है जल पैरा चुंबकीय पदार्थों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? फ्लक्स घनत्व का एसआई इकाई पूछी गई है। एसआई का फुल फॉर्म भी याद रखना है, सिस्टम इंटरनेशनल। वैसे यदि इस प्रकार ना होगा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक को अपन कहते हैं एसआई इकाई। अब फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है, वैसे तो यदि देखा जाए तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन क्योंकि इस प्रकार का अपने पास ऑप्शन नहीं है तो एसआई मात्रक यदि पूछे तो दूसरा मात्रक अपने पास टेस्ला भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल रेखा से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है ये रिपीटेड भी वापस हो, तो आप सभी को देख के ज़रूर जाना है। फ्लक्स घनत्व मतलब कि बी की बात, जिसका प्रतीक बी होता है। चुंबकीय बल हमेशा एच से अपन डिनोट करते हैं। बी एच से पीछे रह जाना किसको परिभाषित करता है? तो जानते हैं बी एच वक्र जो है हिस्टेरेसिस वक्र कहलाता है, तो उसी में ये बी जो है एच से पीछे रह जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर क्लिट वायरिंग एक इसी प्रकार ऑप्शन दिया गया है कि अपन बहकाव में आ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं करना है। पैरामैग्नेटिक के बारे में पूछा गया है। 3 प्रकार के पदार्थ, फेरो, फेरा और डाया। तो अभी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा तो वहाँ तांबा अपने पास राइट ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बी एच वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है? x द्वारा अंकित भाग, ये जो पार्ट है ये दिखाया गया है x, और इसे हमेशा अपन कोरिसिविटी के नाम से जानते हैं। यदि सैचुरेशन संतृप्त बिंदु के बारे में पूछता तो ये अपना पॉइंट होता है जहाँ पर अधिकतम चुंबकत्व होता है। और यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कुछ पूछ लिया जाता है तो उसे अपन डी ऑप्शन की ओर जाते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। लेकिन यहाँ पर अपने को पूछा गया है इस पार्ट्स के बारे में, तो कोर्सिविटी अपना राइट आंसर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संधारिता की इकाई क्या होती है? कैपेसिटेंस की इकाई के बारे में पूछा गया है, तो हमेशा फेरेड में मापते हैं। फेरेड एक बड़ी इकाई है, तो इसलिए हमेशा अपन माइक्रो फेरेड में इसको मापते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। LDR की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कई बार आ जाता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। LDR का प्रतिरोध क्या होगा? यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस जो है हमेशा घटता है, हमेशा डिक्रीज होता है। यदि प्रकाश की में कमी कर दें तो इसका रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? DC परिपथ में शक्ति, तो DC परिपथ में सीधा सा फॉर्मूला होता है P बराबर VI, वोल्टेज गुणा धारा, धारा गुणा वोल्टेज या वोल्टेज गुणा धारा, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर पावर फैक्टर कोस फाई काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमेशा डीसी में जो है पावर फैक्टर एक यूनिटी होता है और यूनिटी से किसी भी संख्या को गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ अपना आंसर हो जाता है P बराबर V गुणा I। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का उपयोग पूछा गया है, तो यहाँ पर हमेशा श्रेणी परिपथ में अपन क्या करते हैं? श्रेणी परिपथ में वोल्टमीटर नहीं, वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत लैंप घरों में अपन सारी वायरिंग समांतर क्रम में करते हैं। एमीटर में संट वैसे ही समांतर में लगता है, तो अपना आंसर बचा बी, ए ऑप्शन। परिपथ में फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है और लाइव तार में ही लगता है हमेशा, ये भी याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालकता की इकाई, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा, मोह। चालकता ससेप्टेंस भी आ सकता है, तो उसी की इकाई भी मोह होती है, मोह या फिर साइमन ऑप्शन में आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? मतलब ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन को कौन सी जो है ABCD में से कौन सा चीज़ दर्शा रहा है? तो अपने को हमेशा डी ऑप्शन की ओर जा रहा है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट दर्शाता है, तापमान गुणांक जिसको अपन कहते हैं, और इसका प्रतीक भी याद रखना है, एल्फा से इसको डिनोट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? जो पिछला प्रश्न देखा और इसमें अंतर है।
अब यहाँ पर श्रेणी परिपथ का उपयोग, वहाँ पर ऑप्शन था अपने पास फ्यूज, लेकिन यहाँ पर फ्यूज ऑप्शन नहीं है। वोल्ट मीटर संयोजन नहीं, वोल्ट मीटर संयोजन अपन समांतर में करते हैं। घरों में प्रकाशीय परिपथ समांतर में करते हैं। ए मीटर में शंट, शंट का मतलब ही समांतर होता है, तो ये नहीं होगा, तो अपना बचा डी ऑप्शन। वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर गुणक प्रतिरोध जो हमेशा वोल्ट मीटर में अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? हमेशा ये याद रखना, या तो आएगा अचालक या फिर आएगा अर्धचालक। अर्धचालक और अचालकों का हमेशा जो है तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। यहाँ पर अचालक जो है अभ्रक दर्शा रहा है, तो अभ्रक का ऋणात्मक तापमान गुणांक होगा। कई बार कॉपर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो भी ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम भी ऋणात्मक तापमान गुणांक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? ओम का नियम जर्मनी का वैज्ञानिक था। वी, आई और आर तीनों जो ऑप्शन में मिले अपना वही राइट आंसर होगा। वोल्टेज, धारा और रेजिस्टेंस, तो सी ऑप्शन की ओर जाना अपने को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तीसरी कक्षा के बारे में पूछा गया है। कक्षा के लिए के से क्लास से स्टार्ट होती है, KLMN, और हमेशा फॉर्मूला काम में लेते हैं 2n² से। तो प्रथम कक्षा में यदि बात करें तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बाकी बचे हैं वो चौथी कक्षा में। इस प्रकार क्रम चलता रहता है। यदि बाहरी कक्षा में पूछ लिया जाता तो 18, 8, 26 और 2, 28। तांबा का परमाणु क्रमांक यदि पूछ लिया जाता तो वो 29 होता है। तो सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ तीसरी कक्षा में पूछा गया है, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 की ओर जाना है अपने को, सी ऑप्शन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विद्युत वाहक बल EMF जो है ये टर्मिनल पर चेक किया गया वोल्टेज है। किसी भी बोर्ड की टर्मिनल पर, जो मुख्य बोर्ड है वहाँ पर चेक किया गया, उसे EMF अपन कहते हैं। लेकिन यदि कई जैसे पंखे के टर्मिनल पर अपन जाके चेक करेंगे तो वो कहलाएगा विभवांतर, अलग अलग अंतर आ जाएगा, उसे अपन वोल्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर जो ड्रॉपेज हुआ और विभवांतर है, उन दोनों का योग ही अपन EMF कहते हैं। तो अपने को जाना है बी ऑप्शन की ओर। विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, कितना वोल्टेज पाथ हुआ और विभवांतर को जोड़ने पर अपने पास EMF प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है? फिक्स स्टैंडर्ड आंकड़ा है, ये भी याद ही रखना पड़ेगा, 35 मोह प्रति मीटर। सी ऑप्शन की ओर अपने को जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ये भी स्टैंडर्ड आंकड़ा है, 0.81 की ओर जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमिगत केबल में उदासीन, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज तार की तुलना में, मतलब कि न्यूट्रल तार के बारे में पूछा गया, फेज तार की तुलना में कैसा होना चाहिए? तो हमेशा न्यूट्रल तार जो है फेज तार का आधा, यदि 3 mm का ये लेने फेज तार प्रयोग करने हैं तो 1.5 mm का ये न्यूट्रल वायर प्रयोग करना चाहिए। तो फेज चालक से आधा, बी ऑप्शन की ओर अपने को जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है? तो ब्रिटानिया टी जोड़ सिरोपरी लाइन से अलग लाइन लेने के लिए अपने को प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन की ओर जाना है, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रेणी क्रम में समांतर क्रम DC सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो जो श्रेणी क्रम में यदि रेजिस्टेंस ले तो R1 + R2 + R3 होता है, वही यदि समांतर क्रम में DC में पूछा जाए तो समांतर क्रम में हमेशा पावर जो है जुड़ती है, तो शक्ति योगात्मक होती है। P = P1 + P2 + P3। किसमें? समांतर में। यदि यही श्रेणी में पूछ लिया जाता तो जिस प्रकार समांतर में रेजिस्टेंस चलते हैं उसी प्रकार श्रेणी में पावर भी चलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप विद्युत युग्म, इसका दूसरा अन्य नाम थर्मोकपल प्रभाव भी है, जो कि सीबेक प्रभाव के नाम से, क्योंकि इसकी खोज जो है किसने की थी? सीबेक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका अन्य नाम सीबेक प्रभाव भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।